Hello students, in this video I am going to explain the topic principle of superposition और हम कह सकते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अगर हमारे पास बहुत से चार्जेस रखे हुए हैं तो किसी एक चार्ज पर बाकी सभी चार्ज के कारण कितना फोर्स लगता है, ये हमें फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस का टॉपिक है। इसके लिए हम एक डायग्राम समझेंगे। हम समझेंगे अगर हमारे पास बहुत से चार्जेस प्रेजेंट हैं तो रिजल्टेंट फोर्स किस चार्ज पे कितना लगता है। इसके लिए हम इस डायग्राम को समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई चार्जेस है, Q0 है, Q1 है, Q2 यहाँ रखा हुआ है, Q3 है। Q0 की पोजीशन है ओरिजिन से R0 डिस्टेंस पर, Q1 है R1 डिस्टेंस पर, Q2 है R2 डिस्टेंस पर एंड Q3 है R3 डिस्टेंस पर। तो सभी के बीच में डिस्टेंस कितनी है हम देखेंगे। Q0 से Q1 के बीच में डिस्टेंस, लेट दिस इज डिस्टेंस बिटवीन Q0 एंड Q1। इसको हम लिख सकते हैं R10। इसी तरह से Q0 और Q2 के बीच में इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं R20। इस तरह से Q0 और Q3 के बीच में डिस्टेंस है, इसको लिख सकते हैं R30। इनके बीच में इंटरनल डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हम तभी निकाल सकते हैं जब दो चार्जेस किसी फिक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस देखा इनके बीच में। सो इसकी डेफिनेशन हम समझ सकते हैं। इट इज सेड दैट द resultant force on a test charge Q0 due to all other charges present is the vector sum of all the forces acting by all charges on the test charge। यानी टेस्ट चार्ज के पास जितने भी चार्ज रखे हुए हैं सभी चार्ज के कारण जो फोर्स होंगे उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, वो नेट फोर्स दिखाएगा हमें। Q0 पे नेट फोर्स कितना लग रहा है वो हमें रिजल्टेंट फोर्स बताता है। ये इसकी डेफिनेशन शो करता है। जैसा हमने फिगर में दिखाया, इफ Q1, Q2, Q3 एंड Qn आर द चार्जेस, अदर चार्जेस अराउंड द चार्ज Q0 एंड विद द डिस्टेंस ऑफ R1, R2, R3 एंड रिस्पेक्टिवली, देन द इन जनरल टोटल फोर्स हम लिख सकते हैं। टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0, दिस द F0 इज F0 1 bit means force on charge Q0 due to charge Q1 plus force on charge Q0 due to charge Q2, force on charge Q0 due to charge Q3 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास नेट फोर्स आएगा। दिस फोर्स इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ हम समझ सकते हैं, जैसे हमने अभी बताया, हमने कूलॉम्स लॉ में हम देखा है F01 मीन्स फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। Q0 पर Q1 के कारण विद डायरेक्शन देखे तो हम फिगर में समझेंगे। फिगर में हमने देखा है Q0 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स सेम फोर्स है तो रिपेल करेगा, तो Q0 पर इसके कारण इसको दूर ले जाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज Q1 वेक्टर है, इस डायरेक्शन में होगा। इस तरह से Q0 पे Q1 चार्ज यहाँ है तो फोर्स ऑन ये हमारे पास होगा Q0 ड्यू टू Q1। दिस इज Q2 चार्ज, सो फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 इस डायरेक्शन में होगा, रिपेल करेगा, इसको इधर ले जाएगा। Q0 पे Q3 कारण इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसको इधर ले जाएगा, दैट इज F03। इस तरह से हम देखते हैं टोटल हमारे पास चार्ज होगा F02 मीन्स Q0 पे चार्ज पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स। इसका हमने देखा है कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। बीच में डिस्टेंस क्या है Q0 और Q1 के बीच में R10 डिस्टेंस इसका स्क्वायर इनटू डायरेक्शन किधर है R10 यूनिट वेक्टर, R1 से नोट की तरफ, Q1 से Q0 की तरफ लग रहा है तो डिस्टेंस हमारे पास ये होगी। यूनिट वेक्टर हमें इसकी डायरेक्शन शो करता है। सिमिलरली हम देख सकते हैं दैट इज फर्स्ट इज 1/4πε0 Q0 Q2 बाई R10 यूनिट वेक्टर। सेकेंड Q0 पे Q2 चार्ज करने के वाला फोर्स 1/4πε0 Q0 Q2 R2 नोट स्क्वायर R2 यूनिट वेक्टर। इस तरह से हम लिखेंगे एंड सो ऑन। लास्ट टर्म 1/4πε0 Q0 QNS चार्ज के कारण डिस्टेंस RN0 इसका स्क्वायर और RN0 यूनिट वेक्टर। सब्स्टिट्यूटिंग ऑल वैल्यूज इक्वेशन 1 में हम सभी वैल्यूज को रखते हैं तो नेट वैल्यू हमारे पास क्या आता है फोर्स, वो देखते हैं। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद जो टर्म्स कांस्टेंट है हम उसको बाहर ले लेते हैं। सो नेट फोर्स इज 1/4πε0 सभी में, इसको हमने कॉमन आउट ले लिया, अंदर जो बचेगा उसको हम लिख देते हैं। यहाँ पर सभी की वैल्यू हमने पुट कर दी है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास टर्म्स वेरिएबल हो रही है उसका हम समेशन ले लेते हैं। 1/4πε0 समेशन ऑफ आई की वैल्यू 1 से n है। Q0 सभी में सेम है तो Q0 हम लिख देंगे। Q1 Q2 की तरह चेंज हो रहा है तो हम लिख देंगे QI टर्म है।
1 2 3 चेंज हो रहा है तो आर आई नोट जीरो स्क्वायर आर आई नोट जीरो यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास सम, इसका हमने जनरल टर्म लिखी है, सम लिख दिया हमने इसका। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को वेक्टर की फॉर्म में। ये कैसे लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कोई भी वेक्टर अगर हमारे पास आर वेक्टर है तो हम इसको लिख सकते हैं यूनिट, जो आर यूनिट वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बटे इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर बटे इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर को वेक्टर आर आई नोट वेक्टर बटे इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की पावर हमारे पास आर स्क्वायर है तो यहाँ पावर 3 होगी इसकी, तो हम इसको जनरली ऐसे लिख सकते हैं। और कोई पोजीशन वेक्टर हमारे पास होता है, तो पोजीशन वेक्टर को हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इस फिगर में यूज़ किया हमने, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर आई नोट वेक्टर। इसको हम फिगर में देख सकते हैं, आर ये ओरिजिन से लेके Q1 तक R1 है, आर नोट कहाँ है यहाँ तक हमारे पास है, और R10 कहाँ से वेक्टर है Q1 से लेके Q नोट तक, ये R10 वेक्टर हमारे पास। तो हमारे पास ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया है। इसलिए जो हम इसमें देखेंगे आर आई नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, आर नोट माइनस R1, इस तरह से हम लिख सकते हैं, जनरल टर्म है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर इज आर नोट माइनस आर आई वेक्टर। सो इन जनरल हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ऐसे लिख सकते हैं एफ नोट इज, यहाँ जो आर आई नोट मैग्नीट्यूड था तो आर नोट माइनस आई, इसको वेक्टर फॉर्म पोजिशन वेक्टर फॉर्म लिख दिया हमने, इसकी पावर क्यूब है, और वेक्टर को इस पोजिशन वेक्टर की फॉर्म में हमने सिंपल ऐसे लिखा है। तो दिस शोज इन जनरल द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, थैंक यू।